कुमार आपका एमके क्लास टीचर पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं विश्व भूगोल क्लास दूसरी की बात करता हूं। विश्व भूगोल क्लास दूसरी की बात करता हूं। हम लोग इसमें ब्रह्मांड यूनिवर्स पढ़ रहे थे। आज यूनिवर्स की दूसरी क्लास है। हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ ब्रह्मांड से। ठीक है, ब्रह्मांड क्या था? एक अग्नि का पिंड था। ठीक है, अग्नि पिंड था और उसमें क्या हुआ, एकाएक आकाश गंगाएं कैसे बनी, उसमें एकाएक क्या होता है, विस्फोट हो जाता है और वो सारी बातें हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक छोटा सा इसमें पॉइंट है। ठीक है, और सारी बातें इसमें और जानेंगे। आकाश गंगा जो है गैलेक्सी, और जो हमारी आकाश गंगा जिसमें सूर्य है, ठीक है, सूर्य बहुत सारे हैं लेकिन हमारी आकाश गंगा में जो सूर्य है, ठीक है, और आकाश गंगा को हम अपनी आकाश गंगा को मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। तो आकाश गंगा के पास एक दूसरी गैलेक्सी, आकाश गंगा जो अपनी आकाश गंगा है उसी के पास एक दूसरी आकाश गैलेक्सी या आकाश गंगा कह सकते हैं, वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक अपनी पड़ोसी गैलेक्सी है। ठीक है, या अपने पास की, या मतलब बिल्कुल नजदीक में कह सकते हैं के पास एक दूसरी जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, जैसे कि मान लो एंड्रोमेडा ये है और अपनी आकाश गंगा ये है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की जो गैलेक्सी पास में है, एक एंड्रोमेडा और आकाश गंगा है, ये दोनों आपस में पास पास हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। कितना है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी और आकाश गंगा ये एक दूसरे के पास हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ओरियन नेबुला की। ओरियन नेबुला क्या होता है? यह आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा है। बस इसके बारे में इतना ही फैक्ट जानेंगे। ओरियन नेबुला क्या है? तो यह सबसे शीतल और चमकीला तारा है। क्लियर? यह शीतल चमकीला तारों का एक क्या है? समूह है। यह सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक क्या है? समूह है, ओरियन नेबुला। इतना ही ओरियन नेबुला के बारे में पूछा जाए तो ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला जो है शीतल और चमकीले तारों का एक क्या है? समूह है। ठीक है, हमारी आकाश गंगा का जो व्यास है, हमारी आकाश गंगा का जो व्यास है, गैलेक्सी का जो व्यास है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष है। कितना है? 1 लाख प्रकाश वर्ष। हमारी आकाश गंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है, व्यास। ठीक है, व्यास तो आप जानते हैं ना, व्यास का मतलब ये, ठीक है, डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे ये रेडियस, ठीक है, और व्यास बराबर होता है आपका 2r। ठीक है, तो व्यास इसका कितना है? व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। अगर इसी को किलोमीटर में बताना हो तो 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, और किलोमीटर में कहेगा तो 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, या 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। क्लियर? और ओरियन नेबुला के बारे में पूछा जाएगा तो यह आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्या है? समूह है। ओरियन नेबुला क्या है? आकाश गंगा के शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। ठीक है, आकाश गंगा के पास एक दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा है जिसके बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी कितनी है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो इतना बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, साइरस या डार्क स्टार क्या होता है? ठीक है, साइरस और डॉग स्टार, साइरस और डॉग स्टार क्या होता है? चलिए देखेंगे यहाँ पे साइरस और डॉग स्टार
साइरस और डॉग स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला दूसरा तारा है। सूर्य के बाद साइरस और डॉग स्टार जो है सबसे चमकीला दूसरा तारा है। क्लियर। और एक बात बता दूं, प्रैक्सिमा सेंचुरी ये जो है प्रैक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य का सबसे नजदीक तारा है। सबसे नजदीक तारा है किसका? सूर्य का। सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा आपका कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे करीब में कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य के सबसे नजदीक में है। ठीक है, साइरस और डॉग स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला दूसरा तारा होगा। क्लियर। यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो साइरस डॉग स्टार है ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, यह सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। तारों की जो आकृतियां होती हैं वो बिगड़ती और बनती रहती हैं। ठीक है, और तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। साइरस सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है। साइरस जो है सूर्य से, ठीक है, साइरस जो है सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला तारा है। साइरस सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला तारा है। तारों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तारों की अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। और स्रोत इनका क्या होता है? तारों का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन जानते होंगे, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाता है। ठीक है, इसकी वजह से जिसको आप क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन पे डिपेंड होता है। जो तारों की चमक होती है, तारों का जो प्रकाश होता है, तारों की जो ऊष्मा होती है वो किस पे डिपेंड करता है? नाभिकीय संलयन पे। जैसे पूछ लिया जाए कि तारे जो टिमटिमाते हैं या फिर तारों का जो प्रकाश होता है, तारों की जो ऊष्मा होती है किस पे निर्भर करती है? तो नाभिकीय संलयन पर निर्भर करती है। जिस तरह से हाइड्रोजन बम काम करता है उस पे निर्भर करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अपार ऊर्जा निकलती है। इसमें क्या होता है? अपार ऊर्जा निकलती है। और देखिएगा, तारों की जो मृत्यु होती है, इनका जो हाइड्रोजन होता है, इनका जब खत्म हो जाएगा, ये मतलब कि जो नाभिकीय संलयन है अगर ये खत्म हो जाता है, बनना बंद हो जाता है, तो तारों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इन तारों की क्या होती है? निश्चित अवधि होती है। इन तारों की निश्चित अवधि होती है। बिल्कुल। जब भाई देखिए क्या होगा, जब हाइड्रोजन बनना ही बंद हो जाएगा हीलियम में, तो उनके पास कुछ एनर्जी रह जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, तो अंततः वो क्या होगा? तारों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो तारों का जो प्रकाश होता है, तारों की जो ऊष्मा होती है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तारों की जो ऊष्मा होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नाभिकीय संलयन पर डिपेंड करती है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तारों का जो हाइड्रोजन है अगर खत्म हो जाता है और इनकी निश्चित अवधि होती है, और तारों का जो हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। साइरस और डॉग स्टार सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा दूसरा तारा होता है। ठीक है, यह पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। और एक बार बता दूं, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सबसे नजदीक सूर्य का तारा है। सूर्य के सबसे नजदीक एक तारा है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, तारों की आकृतियां क्या होती हैं? बिगड़ती रहती हैं। और तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं। साइरस सूर्य से 20 गुना, साइरस जो है सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला तारा है। सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला तारा है। तारों में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। और इनका जो स्रोत होता है, तारों की जो ऊष्मा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन पे डिपेंड करता है, जिसपे हाइड्रोजन बम काम करता है। क्लियर। कोई तारा जितना बड़ा होगा, उसकी अवधि उतना ही क्या होगी? कम होगी। और तारा जितना छोटा होगा उसकी जो है अवधि उतना भाई ज्यादा होगी। तारा जितना बड़ा होगा, अगर तारा इतना बड़ा है तो उसकी अवधि क्या होगी? मान लो कम होगी। अगर तारा छोटा है तो इसकी अवधि क्या होगी? ज्यादा होगी। विलोमानुपात होता है। तारा अगर बड़ा है तो उसकी जो अवधि होगी वो कम होगी, और तारा जितना छोटा होगा उसकी अवधि उतना अधिक होगी। क्लियर। ये पूछा जाता है कि तारों की अवधि कम होती है
जब तारा बड़ा हो, छोटा हो, दो बराबर हो, ठीक है, इस तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तारों की अवस्था। तारों की 4 अवस्थाएं होती हैं। जब स्टार्टिंग में रहेगा, प्रारंभ की अवस्था जो होगी वो नीले कलर का हो जाए रहेगा। किस कलर का रहेगा? नीले कलर का। जब उसमें तेज, जब ज्यादा ऊर्जा रहेगी, उसमें ज्यादा ऊष्मा रहेगा, तो किस कलर का हो जाएगा? नीले कलर का। फिर उससे कम होगा तो सफेद कलर का हो जाएगा। फिर उससे और कम ऊष्मा होगी तो पीले कलर का, और उससे सबसे कम अंतिम अवस्था जो होगी वो क्या होगा? लाल कलर का होगा, रेड कलर का होगा। ठीक है, अंतिम अवस्था कैसी होती है? किसी तारे की अंतिम अवस्था लाल होती है और प्रारंभ अवस्था उसकी कैसी होती है? नीले रंग की। यहां पे तारों में ऊष्मा ज्यादा होगी। ठीक है, आप लोग देखे होंगे गैस में, उसमें देखिए जब आप उसको हम जलाते हैं तो नीले कलर की लौ निकलती है। ठीक है, तो उसमें ऊष्मा ज्यादा होगी। जब ऊष्मा ज्यादा होगी तो नीले कलर का होगा, और धीरे धीरे क्या होता है? वो लाल में बदल जाता है, अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे लाल तारा, रेड जायंट। जो तारे का बाहरी हिस्सा होता है, जो तारे का बाहरी हिस्सा होता है वो फैलता रहता है। वो क्या होता है? फैलता रहता है, और मतलब उसमें फैलाव आता रहता है, वो बढ़ता रहता है और निरंतर फैलता रहता है। वो निरंतर फैलता रहता है, और एक समय ऐसा आता है उसमें क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। उस तारे में क्या होता है? विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होना सुपरनोवा विस्फोट कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट कहलाता है। तारों में जो फैलाव होता रहता है, एक समय ऐसा आता है कि उसमें क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है, और वही विस्फोट क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। क्लियर? और एक पॉइंट इसी में आता है श्वेत वामन। श्वेत वामन, अब देख लेंगे श्वेत वामन क्या होता है। अब ये जो सुपरनोवा विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है, बचा हुआ अवशेष का जो द्रव्यमान होता है वो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44, सूर्य के द्रव्यमान से जो यहाँ पे बचा हुआ अवशेष होता है उसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होता है। तो वहां पे क्या हो जाता है? 1.44 गुना कम होता है तो श्वेत वामन हो जाता है। ठीक है, श्वेत वामन। तब वहां पे क्या कहा जाएगा? उसका जो द्रव्यमान, ठीक है, जो अवशेष है उसका द्रव्यमान, ठीक है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होता है, तब वहां पे क्या हो जाता है? श्वेत वामन होता है। और दूसरी चीज, जो श्वेत वामन होता है, इसी के ठंडा हो जाने पर काला वामन हो जाता है। क्या हो जाता है? काला वामन हो जाता है। क्या हो जाता है? काला वामन हो जाता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है 1.44 गुना अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। कम रहेगा तो श्वेत वामन, अधिक रहेगा तो काला वामन हो जाता है। क्लियर? तो आपसे सवाल भी पूछा जाता है काला वामन और श्वेत वामन। तो सूर्य के द्रव्यमान से जो आपका अवशेष है उसका 1.44 गुना कम होता है। सूर्य के द्रव्यमान से उस अवशेष का द्रव्यमान 1.44 गुना कम होगा तो श्वेत वामन, और 1.44 गुना अधिक होगा तो काला वामन, या आप कह सकते हो श्वेत वामन जो है आपका वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद आपका क्या हो जाता है? काला वामन हो जाता है। क्या हो जाता है? काला वामन हो जाता है। क्लियर? तो ये है आपके, ठीक है, कुछ तारों से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित। अब आपका एक बचता है ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र क्या है, ब्लैक होल क्या है, एक पॉइंट और बचता है। इस तरह से ब्रह्मांड से संबंधित सारे टॉपिक मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं ब्लैक होल क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल, ये आपकी क्लास तीसरी होगी सौर मंडल की। ठीक है, सौर मंडल क्लास तीसरी होगी। ये आपका पॉइंट 1 था। अब ये दूसरा पॉइंट है आपका सौर मंडल का। ठीक है, तो हम लोग ब्लैक होल को समझ लेते हैं। कृष्ण छिद्र क्या है इसको समझ लेते हैं। ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र,
ब्लैक होल क्या होता है कि एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है क्या, न्यूट्रॉन। जब एक ही बिंदु पर किसी तारों में जब एक ही बिंदु पर जब न्यूट्रॉन एकत्रित हो जाता है या सूर्य में कहीं पे भी एक ही बिंदु पर न्यूट्रॉन एकत्रित हो जाता है, संकेंद्रित हो जाता है, तो ऐसे असीमित घनत्व के द्रव युक्त पिंड को, ऐसे असीमित घनत्व के द्रव युक्त पिंड को ही हम क्या कहते हैं, कृष्ण छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृष्ण छिद्र कहा जाता है। और ब्लैक होल की जो संकल्पना प्रतिपादित किया है उसका जो श्रेय है वो जाता है जॉन व्हीलर को जाता है। किसको जाता है, जॉन व्हीलर को जाता है। ठीक है, तो ये आपका ब्लैक होल हो गया। ठीक है, तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि ब्रह्मांड से जितने सारे फैक्ट थे लगभग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण, ठीक है, तारे क्या है। तो आपकी जो ब्रह्मांड की 2 क्लासें हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सौर मंडल, क्लास 3 में। ठीक है, और सौर मंडल ये आपका दूसरा टॉपिक होगा, ये आपका पहला टॉपिक था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सौर मंडल आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं आपके लिए। ब्रह्मांड में उम्मीद करता हूं ब्रह्मांड के सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आपको मिलते हैं क्लास 3 में सौर मंडल के साथ। सौर मंडल दूसरा टॉपिक होगा आपका, पहला टॉपिक ब्रह्मांड था। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।